Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। तो आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो 9th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे होगा, जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। 9th क्लास का सीरीज़ में ये पहला लेक्चर है और लेक्चर को मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि एटम की इम्पॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी चीज़ खाते हो या कहीं भी कोई मैटर के बारे में आप देख रहे हो जो आपके सराउंडिंग पे है, वो सब कुछ किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। हमारे अंदर भी कार्बन एटम्स हैं। आप कोई एक लड्डू भी खा रहे हो, उसके भी सबसे छोटे पार्ट पे जाओगे, वहाँ भी एटम होगा। तो हमारे आसपास के जितने भी मैटर्स हैं जिसकी स्टडी आप फिजिक्स में करते हो, उनके कॉम्पोजिशन पे जाएंगे तो जितने भी कंपाउंड हमारे आसपास हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। और मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। एलिमेंट किससे बने होंगे? एटम से बने होंगे। कंपाउंड मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल एटम से। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम देखें तो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं? एटम से। तो एटम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एटम की कॉम्पोजिशन क्या है, सबसे पहले एटम को किसने डिस्कवर किया, एटॉमिक थ्योरीज कौन कौन सी हैं, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका नेचर क्या है। तो एवरीथिंग ये सब हम कैप्चर करने वाले हैं क्लास 9th के इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सीखने वाले हैं एटम्स की डिफिनीशन, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में, इनकी डिस्कवरीज, एटॉमिक मॉडल्स, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब कुछ, इन सबको मैंने टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया हुआ है। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। कोई भी एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118। वो एलिमेंट जिस छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ आर कॉल्ड एटम्स। एटम्स के बारे में बताया जाता है कि ये नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, बट केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे कि लूजिंग गेनिंग करना हो, शेयरिंग करना हो, कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, उसमें वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ये 3 पार्टिकल्स ही 9th के सिलेबस में हैं। एटॉमिक मॉडल की स्टार्टिंग थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें डाल्टन ने बताया था कि एटम वर्ड इज टेकन फ्रॉम एटोमियो। एटोमियो मींस नॉन डिविजिबल, कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये प्रेडिक्शन जॉन डाल्टन का था, बट बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि जब एटम का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करने लग जाएगा किसी रिएक्शंस में, तो उस केस में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, बहुत टाइप के पार्टिकल्स और भी एमिट होंगे। बट अभी हमारा सिलेबस इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पे ही बेस्ड है। एटम के बारे में इसकी डेफिनेशन के बाद इसके कंपोनेंट पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। प्लस हमारे सिलेबस में आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी हैं। आइसोटोन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप 11th में पढ़ोगे। एटॉमिक मॉडल्स में, फेमस एटॉमिक मॉडल्स में जो हमारे सिलेबस में है 9th के, वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू एलिमेंट कैल्शियम। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, बट जो कॉन्फ़िगरेशन 9th के सिलेबस में रखा गया है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा और कैल्शियम तक जाके फिनिश होगा। मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि 9th के जो बच्चे हैं उनको एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक ये पूरा लर्न होना चाहिए। 11th में जब आप जाओगे तो टीचर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप टू क्रिप्टन याद कर लो 36 तक, फिर 54 तक 12th में। कंपटीशन के लिए आप जेई नीट के एस्पिरेंट होगे फ्यूचर में, तो आपको पूरा ही सजेस्ट किया जाएगा कि पूरा पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होना चाहिए, राइट। देखो, एटम के बारे में हम डिस्कस करें तो ये 100-150 साल पुरानी पूरी कहानी हो जाएगी कि एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया था, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसे हम कैनाल रेज भी बोलते हैं, कैथोड रे फॉर इलेक्ट्रॉन, एनोड रे फॉर प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुई है। तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया था जे थॉमसन ने, तो उसके बाद उन्होंने अपने हाइपोथेसिस के बेसिस पे एटम का एक मॉडल बनाया, और वो मॉडल था वाटरमेलन मॉडल, जिसे हम केक चेरी मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत ही आपको नॉलेज रखना है कि डाल्टन ने ये बताया था कि कोई भी मैटर किससे बना होगा? एटम से बना होगा। एटम इनडिविजिबल होंगे। एटोमियो का मतलब ही होता है इनडिविजिबल। कोई भी मैटर, मतलब उन्होंने एलिमेंट, कंपाउंड, सबके लिए एटम ही बताया था।
एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उनकी मास सेम होगी, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका मास डिफरेंट होगा। तो उनमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो फीचर्स थे उसमें कुछ फीचर्स तो बिल्कुल करेक्ट हैं आज तक, और कुछ बाद में करेक्ट किया गया क्योंकि वो उस टाइम के लिए करेक्ट था, बाद में उसे ड्रॉबैक में डाल दिया गया और कुछ नए फीचर्स बनाए गए कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, राइट। देखो यदि हम मैटर की बात करें, मैटर का मतलब एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, किसी भी टाइप के मैटर की बात करें तो मैटर किससे बने होंगे, आप अल्टीमेटली पहुंचोगे एटम्स पे। यदि कंपाउंड लेते हो आप, कंपाउंड किस कंपोनेंट से बना है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल किससे बना होगा, एटम से। तो कोई भी मैटर का अल्टीमेट जो पार्टिकल आपको आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही पढ़ाया जाता है कि वो सब के सब एटम से ही बने होंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने 1897 में किया। ये कुछ इससे डेट है, स्पेसिफिक डेट जो आपको लर्न होना चाहिए। 1913 में एक और थ्योरी आई थी बोर्स की जिसमें प्रॉपर ऑर्बिट के बारे में बताया गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने थॉम्सन के हाइपोथेसिस को पूरा ही चेंज कर दिया था अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने ये बताया था कि जब अल्फा पार्टिकल हम गोल्ड फॉयल पे स्कैटर करेंगे तो उसमें एक पोजिशनिंग ऑफ न्यूक्लियस की एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, उसकी डिस्कवरी उन्होंने किया था। करंट एटॉमिक मॉडल ये अभी के सिलेबस में नहीं है, वो 9th के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, 11 से ही वो स्टार्ट होगा, जो 1927 में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था। सबसे पहले थ्योरी कौन सी आई थी एटॉमिक थ्योरी, वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। 1911 में क्या हुआ था, पता लगा लिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलेट होंगे, लेकिन उस सर्कुलर पाथ का नाम ऑर्बिट किसने रखा, नील्स बोर ने। तो एक एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए देखो डाल्टन ने एफर्ट लगाया, रदरफोर्ड ने एफर्ट लगाया, श्रोडिंगर अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में पढ़ोगे, नील्स बोर ने, काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च किया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कि फ्यूचर में आप पढ़ोगे। 9th का सिलेबस सिर्फ थॉम्सन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड तक ही सीमित है। एक दो बस फीचर्स आपको पढ़ा दिया जाएगा नील्स बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल अभी वो नहीं पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो बिल्कुल भी 9th के सिलेबस में नहीं। ये कुछ मैंने मेन डेटा आपको दे दिया कि एटम की डिस्कवरी के लिए, कि एक एटम जिसे आप देख भी नहीं सकते हो उसमें कितने रिसर्च किया होगा साइंटिस्ट ने, तब जाके आज आप पढ़ते हो कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, उसमें प्रोटॉन होगा जिस पे चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में सर्कुलेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो ऑर्बिट में होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। ओके, देखो एटम के स्ट्रक्चर को क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि जब एटम के न्यूक्लियस के बारे में आप जान जाओगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो किसी भी एलिमेंट में बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके बॉन्ड बनाएगा या शेयरिंग करके बनाएगा, वो एटम आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, इन सब का नॉलेज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद ही आएगा। जिन बच्चों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो केमिकल बॉन्डिंग प्लस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो एटम के स्ट्रक्चर को जानने के बाद यदि हम रिएक्शंस को पढ़ें, वो 9th क्लास का हो या 10th को, तो हम ईजिली समझ पाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैलेंसी कैसे डिसाइड होता है कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है और क्लोरीन की भी 1 है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 8 तक हो सकते हैं, राइट। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो 9th क्लास के बच्चों से पूछा जाएगा, व्हाट इज एन एटम। तो आपको क्या बताना है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर फ्रीली बट कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। सभी एलिमेंट जो 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, वो जिस छोटे पार्टिकल से बने हुए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या है, एटम। और एटम को आप नेचर में फ्रीली नहीं देखोगे, हम इनर्ट गैसेस को छोड़ दें, नोबल गैसेस को, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जिस एटम से बने हुए हैं, कोई भी एटम नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। जैसे सोडियम, क्या सोडियम आपको फ्रीली मिलेगा, नहीं, वो NaCl के फॉर्म में समुद्र में सी में होगा। आयरन आपको हेमेटाइट के फॉर्म में मिलेगा, मैग्नेटाइट के फॉर्म में मिलेगा, अपने ओर या मिनरल्स के फॉर्म में। एल्यूमिनियम बॉक्साइड के फॉर्म में मिलेगा आपको, कॉपर पाइराइड के फॉर्म में, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, कैलामाइन के फॉर्म में, सब अपने कंपाउंड के फॉर्म में होंगे। इवन आप गैसेस की बात करो तो ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, जो कि डायटोमिक फॉर्म है।
मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, बस हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब मोनोएटॉमिक फॉर्म में होंगे। तो कोई भी एटम नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, बट ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब लूजिंग, गेनिंग या शेयरिंग के थ्रू ये कंपाउंड जरूर बना सकते हैं। ओके, नाइन्थ क्लास में आपसे टीचर पूछते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम, एटम के अंदर क्या क्या होगा। तो आपको सिंपली क्या बताना है कि एटम के न्यूक्लियस में जो कि पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है, इसमें होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल, इस पे चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये बहुत छोटा होगा। यदि पूरे एटम के वॉल्यूम का कंपैरिजन आप न्यूक्लियस से करो तो न्यूक्लियस की वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। यदि एक फुटबॉल को, सॉकर बॉल या फुटबॉल को आप मान लो कि एटम का न्यूक्लियस है, तो उस फुटबॉल के सेंटर से 1.5 किलोमीटर रेडियस पे जो आप टोटल 3D फिगर इमेजिन करोगे वो एटम होगा। तो वॉल्यूम वाइज न्यूक्लियस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ये सब उस छोटे से न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इलेक्ट्रॉन इसको ऑर्बिट करेंगे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। डिफरेंट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं, राइट। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम? तो 3 कंपोनेंट है मेन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, मतलब न्यूक्लियस के बाहर का जो भी पोर्शन होगा वही ज़्यादातर या तो खाली होगा या जहाँ चार्ज आपको मिलेगा भी वो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड, जस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसके बारे में 9th में नहीं पढ़ना है, बट आपको बस ये याद रखना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल बोलते हैं। जैसे आप प्लानिटरी सिस्टम को ही देखो, सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे है और अपने एक्सिस पे धीरे धीरे ऐसे घूम रहा है, और अर्थ या कोई भी आप प्लेनेट ले लो अपने एक्सिस पे भी रोटेट होते हैं और सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व भी होते हैं। इस तरीके का ही मोशन इलेक्ट्रॉन में भी होगा अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसकी आप मास देखोगे तो ये 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, ऑलमोस्ट जीरो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम प्रॉपर्टी टेबल भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप मान के चलो कि एटम का जो भी मास है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो आउटसाइड द न्यूक्लियस डिफरेंट ऑर्बिट में सर्कुलेट हो रहा है उसमें कोई मास नहीं है, क्योंकि उसकी मास आप हाइड्रोजन से कंपेयर करो तो इट इज़ 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। इसमें कोई मास नहीं है। तो मास टोटली कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, कंपोनेंट्स में आगे के कंपोनेंट्स पे आते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है और ये एटॉमिक न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन के साथ। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। जो लोग इंडिया में रहते हैं वो इंडियंस हो गए, जो न्यूक्लियस में रहेंगे वो न्यूक्लियॉन्स हो गए। न्यूक्लियॉन्स ही डिसाइड करते हैं कि एटम की मास क्या है, मास नंबर क्या है, राइट। एटॉमिक न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसके अंदर आपको मिलेगा सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एरिया न्यूक्लियस से बाहर होगा, डिफरेंट ऑर्बिट में होगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी मास है जस्ट इक्वल टू एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन की मास इसके इक्वल और न्यूट्रॉन की भी मास आप देखो तो इज इक्वल टू एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मास सेम है, लेकिन जब हम इनकी एब्सोल्यूट मास डिस्कस करेंगे किलोग्राम या ग्राम में, डेसिमल के 4 डिजिट तक, तो न्यूट्रॉन इज द हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन ही अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। उसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो उसे ऑर्बिट करेगा, बट एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उसमें भी न्यूट्रॉन है, बट हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। विच वन इज द हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल? तो आप क्या बताओगे? न्यूट्रॉन। ये हम एब्सोल्यूट मास कंपैरिजन से जानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ओके,
अभी नेक्स्ट हम स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। एटॉमिक नंबर को आप सिंपली समझो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मेन बेसिस प्रोटॉन ही है, बट किसी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और यही रीज़न है कि एटॉमिक नंबर को आप नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। अब क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, राइट। मास नंबर किस पे डिपेंड करेगा, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मास डिपेंड करेगा न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट इज न्यूक्लियॉन्स, जितने न्यूक्लियॉन्स किसी एटम में होंगे वही उसका मास नंबर होगा। मास टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। यदि हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन में देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसको आप 2D1 और इसे आप 3T1 भी लिख सकते हो। इन तीनों आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट। यही एग्जांपल हम कार्बन के लिए कर रहे होते हैं, तो C612, C613, C614 atoms of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes of each other। atomic number same होगा और mass number different होगा। ऐसे और भी examples हैं like chlorine 1735, chlorine 1737 atoms of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes of each other। ऐसे और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट 2-3 एग्जाम्पल आप एग्जाम के लिए जरूर लर्न कर लेना, राइट। और जो डेफिनेशन मैंने अभी डिक्टेट करके बोला है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सब फेयर नोटबुक में जरूर लिखते जाओ, राइट। जो भी डाउट होंगे उसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर ड्रॉप करना। उन डाउट के अगेंस्ट हम बहुत जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी है क्लास से रिलेटेड, आप जरूर, ये मतलब मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स को फेयर करो। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, उसके अगेंस्ट आपको एक वीडियो जरूर लेक्चर मिल जाएगा आपके हेल्प के लिए। आइसोबार जस्ट ऑपोजिट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन की एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन के है 7, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास नंबर क्या है, सेम है। ऐसे कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ फेमस एग्जांपल है आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। ये है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनकी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। यदि एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो आइसोटोप्स, राइट। यदि एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो जाए और मास नंबर सेम हो जाए तो क्या होगा, आइसोबार्स। आइसोबार्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग different atomic number but same mass number are called isobars of each other, right। तो आज का एक लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर का सेकेंड हाफ, जिसमें आप एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ोगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल जिसे केक चेरी मॉडल बोलते हैं, ये सब डिस्कशन होगा, प्लस रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर के एक आध फीचर्स डिस्कस करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। इसके बाद प्लान है कि हम जो एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज है वो एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले उसे रिवाइज करने में कोई परेशानी नहीं आए, राइट। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। Follow and subscribe us for more.